हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। और ये हिंदी मासिक पत्रिका है, करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये अप्रैल 2026 का एडिशन है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको मई का भी एडिशन मिल जाएगा। ठीक है, एक अगले ही दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला है कि सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के साथ अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ठीक है, का गायन भी अनिवार्य हो गया है। देखा जाए तो फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर जब वंदे मातरम गीत की जो 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत इस गीत के सभी 6 छंदों को सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के पहले गायन अनिवार्य किया है। ठीक है, सभी 6 छंद, ठीक है, जो 6 छंद हैं, सभी 6 छंद का गायन होगा और इसका अवधि जो होता है वो 3 मिनट 10 सेकंड का होता है। 24 जनवरी 1950 को प्रस्ताव जो पारित हुआ था, पारित प्रस्ताव में, ठीक है, पारित प्रस्ताव में जो जन गण मन को जहां राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, वहीं वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। ठीक है, देखिए, और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश में कहा गया है, ठीक है, गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश में ये कहा गया है कि स्कूलों में कार्य की शुरुआत भी अब राष्ट्रगीत के साथ ही हो सकती है। गृह मंत्रालय के अनुसार जिस कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों होंगे, वहां वंदे मातरम पहले गाया जाएगा या बजाया जाएगा। और जब भी राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाए, तो दर्शकों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। हालांकि जब किसी समाचार में या रील में या किसी डॉक्यूमेंट्री में ये राष्ट्रगीत फिल्म के एक भाग के रूप में बजाया जाता है, तो दर्शक का खड़ा होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है कि तटरक्षक बल हेतु 8 डॉर्नियर 228 विमान की खरीद के लिए HAL के साथ रक्षा मंत्रालय का अनुबंध। तो देखा जाए तो फरवरी 2026 में, ठीक है, 12 फरवरी 2026 को तटरक्षक बल के लिए 8 डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध रक्षा मंत्रालय ने किया है। ये 2,312 करोड़ में इस अनुबंध पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में HAL के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन कानपुर के जो है उनके साथ हस्ताक्षर हुई है नई दिल्ली में। और HAL के जो जर्मन कंपनी इसका लाइसेंस प्राप्त किया है। तटवर्ती क्षेत्रों में खोजबीन बचाव अभियान, समुद्री प्रदूषण की निगरानी में ये सहायक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो 14 राफेल विमानों व 6 P-8I विमान सहित 3.6 लाख करोड़ के खरीद प्रस्ताव को रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी। तो देखा जाए तो 12 फरवरी को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली जो रक्षा खरीद परिषद है, मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है DAC, उसने लगभग 3.60 लाख करोड़ के अनुमानित मूल्य पर विभिन्न खरीद प्रस्ताव के लिए आवश्यकता को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, थल सेना के लिए विभव एंटी टैंक माइंस और नौसेना के लिए P-8I विमानों का अधिग्रहण इस प्रस्ताव में शामिल है। वायुसेना के लिए जो राफेल विमान के अतिरिक्त लड़ाकू मिसाइलों यानी जो कॉम्बैट मिसाइल है, एयरशिप आधारित उच्च ऊंचाई वाले जो उपग्रह हैं, छंद उपग्रह यानी कि एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की खरीद के लिए AON को मंजूरी दी गई है। ठीक है, और देखा जाए तो जो रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कहा जाए तो ASHAPS का जो उपयोग है वो सैन्य उद्देश्यों के लिए निरंतर खुफिया जानकारी, निगरानी, तोही, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा। भारतीय थल सेना के लिए जो विभव एंटी टैंक माइंस हैं कि जो खरीद का और बख्तर बंद जो रिकवरी वाहन है, T-72 टैंक है, पैदल सेना लड़ाकू वाहनों और वाहन प्लेटफॉर्म के नवीकरणीय के लिए मंजूरी दी गई है। भारतीय सेना के लिए देखा जाए तो 4 मेगावाट का समुद्री गैस टरबाइन आधारित विद्युत जनरेटर P-8I लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान के अधिग्रहण के लिए मंजूरी रक्षा खरीद परिषद के 12 फरवरी की बैठक में दी गई है। P-8I विमान के अधिग्रहण से
नौसेना की लंबी दूरी की जो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता, समुद्री निगरानी और समुद्री हमले की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है इसी में कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय नौसेना के पास अभी 12 पीएटाई विमान हैं, 6 अन्य ऐसे विमान खरीदना है और नौसेना के पास विमान की संख्या 18 हो जाएगी। ये विमान जो है वो अमेरिका से खरीदे जाने हैं। डीएसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति है, इस खरीद के इन प्रस्ताव को स्वीकृति देगी, जिसके बाद ही रक्षा मंत्रालय इन खरीदों के लिए समझौता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त। भाजपा के वाई खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार। तो देखा जाए तो 4 फरवरी 2026 से मणिपुर में नए विधानसभा चुनाव लगभग 1 वर्ष पूर्व वहां राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। भाजपा के युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया। 9 फरवरी 2025 को राज्य में जातीय संघर्ष तेज होने पर भाजपा के ही एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। 13 फरवरी को, ये 9 फरवरी था, 13 फरवरी को क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन वहां लागू हो गया और मणिपुर में विधानसभा के जो नए चुनाव होने हैं वो फरवरी मार्च 2027 में होने हैं। ठीक है, और 13 फरवरी 2025 से वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। सरकार को पीपुल्स पीपुल्स पार्टी, ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी और नागा पीपुल्स फ्रंट का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, कुकी समुदाय के भाजपा विधायक नेमचा किपगेन को और नगा समुदाय नगा पीपुल फ्रंट, ठीक है, नगा पीपुल फ्रंट के विधायक एल दीखो को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मणिपुर के विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 60 है। ठीक है, 60 सदस्य हैं वहां पे और भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की संख्या 37 है। एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी के 6 है, जनता दल यू के 1 सीट है, कांग्रेस का 5 सीट और नगा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ के 5 है। निर्दलीय 3, कुकी पीपुल्स अलायंस के 2 और 1 रिक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सैन्य नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त कर्मियों को भी अब पूर्व सैनिक का दर्जा। तो देखा जाए तो सैन्य नर्सिंग सेवा यानी कि एमएनएस, एमएनएस के सेवानिवृत्त होने वाले जो कर्मी हैं उनको भी अब पूर्व सैनिक का दर्जा सरकार ने प्रदान कर दिया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी किया गया अधिसूचना में कहा गया है कि इसी वर्ष 9 फरवरी से ये प्रभावी हो गई है। संशोधित नियम के अंतर्गत अब सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ साथ एमएनएस के भी सभी रैंक के सेवा देने वाले जो कर्मी हैं उसको सेवानिवृत्ति के पश्चात पूर्व सैनिक माना जाएगा। इस दर्जे के साथ सैन्य नर्सिंग सेवा कर्मियों को केंद्र सरकार की ग्रुप सी नौकरियों में 10%, ग्रुप डी की नौकरी में 20% सीधा आरक्षण मिलेगा। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में आयु संबंधी अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की भर्ती में एमएनएस कर्मियों को अब अन्य पूर्व सैनिकों के समान ही प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली में लाडली योजना के स्थान पर अब नई लखपति बिटिया योजना। 10 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 2 दशकों से संचालित दिल्ली लाडली योजना को बंद कर उसके स्थान पर दिल्ली लखपति बिटिया योजना प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से यह नई योजना लागू होगी और विभिन्न चरणों में जमा कराई जाने वाली जो राशि है, जैसे कि लड़की के जन्म पर 11,000, पहली कक्षा में 5,000, छठी कक्षा में 5,000, 9वीं कक्षा में 5,000 और 10वीं उत्तीर्ण करने पर 5,000। ठीक है, और 12वीं कक्षा में ये 5,000, स्नातक डिप्लोमा पूर्ण करने पर 20,000 और कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 56,000। लखपति बिटिया योजना के तहत जो निम्नलिखित चरण में कुल मिलाकर 56,000 सरकार के द्वारा जमा कराए जाएंगे, जो परिपक्व पर 1 लाख से अधिक बालिका को प्राप्त होंगे। मतलब 1 लाख रुपए से अधिक बालिका को प्राप्त होंगे। जो मेच्योरिटी जो उसका पीरियड है, मेच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने पर वो 56,000 रुपए जो है वो 1 लाख रुपए में कन्वर्ट होकर वो बालिकाओं को प्राप्त होंगे। ठीक है, 18 वर्ष से पहले विवाह की स्थिति में जो है ये राशि उन्हें नहीं मिलेगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सत्र 2025-26 के लिए 30 पुरुषों में 21 महिला खिलाड़ी बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित। ठीक है, 2025-26 में 30 पुरुषों एवं 30 पुरुषों व 21 महिला खिलाड़ी को बीसीसीआई के द्वारा अनुबंधित किया गया है। 9 फरवरी 2026 को देखा जाए तो क्रिकेट सत्र 2025-26 में यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के लिए भारत की सीनियर टीमों के लिए पुरुष और महिला क्रिकेटरों का सालाना अनुबंध की घोषणा बीसीसीआई ने की है। इसमें ए प्लस ग्रेड को हटा दिया गया है, केवल 3 ग्रेड्स हैं, ए, बी और सी। वहीं 30 खिलाड़ी को इसमें अनुबंधित किया गया है, 30 खिलाड़ी को अनुबंधित किया गया है। ठीक है, ये आपको लिस्ट दिया गया है पुरुष खिलाड़ी का। जैसे ग्रेड ए में देखा जाए तो आपको शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा को रखा गया है। और आपको वॉशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर, ये आपको ग्रेड बी में आते हैं। ग्रेड सी में आपको इन खिलाड़ियों का नाम है, इसमें अभिषेक शर्मा आपको मुख्य दिख जाएंगे। ठीक है, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, ये सब आपको सी कैटेगरी में है। उसी तरह से महिला कैटेगरी में भी 21 महिला क्रिकेटर्स को एबीसी कैटेगरी में बांटा गया है। ग्रेड ए में देखा जाए तो हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को 4 लोगों को ग्रेड ए में रखा गया है। उसी प्रकार 4 लोगों को ग्रेड बी में रखा गया है, जिसमें रेणुका ठाकुर, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, स्नेहा राणा है। फिर आपको ग्रेड सी में आपको रखा गया है राधा यादव को, अमनजीत कौर, इस तरह से है। ठीक है, टोटल 21 लोगों को अनुबंधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है केरल का नाम केरलम करने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। 24 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सेवा तीर्थ में हुई पहले बैठक में केरल विधानसभा द्वारा 24 जून 2024 को पारित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, देखा जाए तो केरल का नाम बदलकर अब केरलम करने का राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। मलयालम में केरल को केरलम ही कहा जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। केरल का नाम बदलने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब केवल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 जो है, ठीक है, वापस राज्य विधानसभा के पास भेजेंगी और ऐसा संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत अनिवार्य विचार विमर्श के लिए किया जाएगा। केरल विधानसभा का विचार प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार राज्य का नाम बदलने से जुड़े विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की राय लेगी। संसद में मुहर लगने और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात केरल का नाम केरलम माना जाएगा तथा सभी सरकारी दस्तावेजों में यह बदला हुआ नाम ही दर्ज किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति प्रहार। 23 फरवरी 2026 को आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी अंकुश के लिए केंद्र सरकार ने देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, जिसे प्रहार नाम दिया गया है, को जारी की है। इसमें आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर आधारित एक बहुस्तरीय रणनीति तय की गई है, जो खुफिया जानकारी के आधार पर चरमपंथी हिंसा की रोकथाम और उसे निष्क्रिय करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है आतंकियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच से वंचित करना। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी यह नीति जो है वो देश के भीतर या बाहर से उत्पन्न होने वाले जो आतंकी खतरों का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, 7 नहीं बल्कि 7, ठीक है, 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, इसमें पहला आपको प्रिवेंशन मतलब रोकथाम यानी आतंकी हमलों की रोकथाम। दूसरा है रिस्पॉन्सेज यानी प्रतिक्रिया, खतरों के हिसाब से प्रतिक्रिया। तीसरा है आपको आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण। ठीक है, एग्रीगेटिंग इंटरनेशनल कैपेसिटीज, इंटरनल कैपेसिटीज। ठीक है, फिर है खतरों से निपटने के लिए जो मानवाधिकार एवं कानून के शासन पर आधारित प्रक्रियाएं, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑन प्रोसेस फॉर मिटिगेशन
ऑफ थ्रेट्स, आतंकवाद और कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को दुर्बल करना, फिर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को समन्वित और आकार देना, समग्र समाज के दृष्टिकोण से रिकवरी और लचीलापन। सरकार की इस नीति का खास बात यह है कि इसमें उन उपाय पर जोर दिया गया है जिनका मकसद आतंकी हमलों को होने से रोकना है। ठीक है, अगर आतंकी हमला होता है तो उसके बाद उसे हैंडल करने के उपाय पर भी जोर दिया गया है। साथ ही सरकार की अलग अलग एजेंसी जो ठीक है अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने की बात कही गई है और इस नीति में मानवाधिकार का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के नए कार्यालय सेवा तीर्थ का उद्घाटन। तो 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री का नया कार्यालय जिसे सेवा तीर्थ नाम दिया गया है, रायसीना हिल स्थित प्राचीन ब्रिटिश कालीन साउथ ब्लॉक से नव विकसित सेंट्रल विस्टा को स्थानांतरित हो गया है। इसका जो मोटो है मतलब ध्येय वाक्य जो है वो है नागरिक देवो भव। 95 वर्ष पूर्व मतलब 95 वर्ष पूर्व 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था और सेवा तीर्थ के साथ ही कर्तव्य भवन का 2 इमारतों का उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय जैसे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो कर्तव्य भवन 1 और 2 में स्थित होंगे। सेवा तीर्थ में अपने पहले ही दिन लखपति दीदी योजना और स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 आदि कई महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किए। ठीक है, और 3 करोड़ लखपति दीदियां 2027 तक बनाने का लक्ष्य है और 2027 को काफी पहले अगर प्राप्त कर लिए तो इस परिप्रेक्ष्य में अब उनके लिए 2029 तक 6 करोड़ का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है। ठीक है, किसानों के हित में एक फैसले के तहत कृषि बुनियादी ढांचा कोष को 2 लाख करोड़ करने तथा 10,000 करोड़ का कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए भी मंजूरी अपने नए कार्यकाल से पहले ही नए कार्यालय से पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने किए। इनके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री राहत योजना को मंजूरी उन्होंने दी और जिसके तहत दुर्घटनाओं में जो घायलों के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भवन में लुटियंस के स्थान पर अब राजगोपालाचारी की प्रतिमा। तो देखा जाए तो 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में अशोक मंडपम के निकट स्थापित देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति और कई मंत्रियों की उपस्थिति में किया है। गुलामी की मानसिकता को छोड़कर भारतीय नायकों को सम्मान देने की पहल के तहत राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। राष्ट्र निर्माण में राजगोपालाचारी के योगदान को सम्मानित करने के इस कार्यक्रम के तहत उनके विचारों कार्यों पर आधारित जो एक विशेष प्रदर्शनी राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान में आयोजित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम के तट के निकट संपन्न। तो 18 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम के तट पर अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा मतलब इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का मुख्य आयोजन था। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित ये तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था। फ्लीट रिव्यू यानी नौसेना का एक पारंपरिक कार्यक्रम है जिसमें नौसेना के सभी प्रमुख जैसे कि राष्ट्रपति जो कि नौसेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं उनके समक्ष परेड करते और नौसेना के बेड़े की समीक्षा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्यकाल में कम से कम एक बार फ्लीट रिव्यू का ये कार्यक्रम होता है। आपसी सहयोग की भावना के साथ विदेशी नौसेनाओं के पोतों को भी शामिल होने पर यह आयोजन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कहलाता है। इस बेड़ा समीक्षा में 19 विदेशी युद्धपोत सहित कुल 85 युद्धपोतों ने भाग लिया। ठीक है, और जो भारतीय बेड़े में भारतीय नौसेना के 7 जहाज, भारतीय तटरक्षक बल के 4 जहाज
और भारतीय जहाज रानी निगम व राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी का एक एक जहाज शामिल था। भारतीय नौसेना का 3 पनडुब्बियों और 60 से अधिक विमान भी समीक्षा में शामिल थे। 150 व्यक्तियों के दल द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर 21 तोपों की सलामी के पश्चात राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आईएनएस सुमेधा पर सवार होकर विशाखापट्टनम तट पर जहाजों के बेड़ों के सामने निकली। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के साथ ही भारतीय नौसेना ने 2 अन्य बड़े आयोजन अभ्यास मिलान 2026 तथा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का 9वां सम्मेलन भी विशाखापट्टनम में 20 फरवरी को संपन्न किए गए। ठीक है, नेक्स्ट हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता अब भारत के पास। तो देखा जाए तो 20 फरवरी को हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का 9वां सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ और आईओएनएस के सदस्य देशों जैसे पर्यवेक्षकों तथा हिंद महासागर के अन्य तटवर्ती देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले 33 देशों के नौसेना प्रमुख, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इसमें उपस्थित थे। और इस सम्मेलन में आईओएनएस की अध्यक्षता जो इससे पूर्व थाईलैंड की नौसेना के पास थी, अब वो भारतीय नौसेना को सौंपी गई। 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात आईओएनएस की अध्यक्षता भारतीय नौसेना को प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वी नागालैंड के लिए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन हेतु त्रिपक्षीय समझौता। तो देखा जाए तो 5 फरवरी को पूर्वी नागालैंड के लिए अलग प्रशासनिक निकाय की लंबी समय से चली आ रही जो मांग है उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA के गठन के लिए नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ठीक है के साथ एक समझौता पर केंद्र सरकार ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए किए हैं और इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत जो पूर्वी नागालैंड के 6 जिले होंगे लुएनसांग, मोनकिफिरे, लोंगलेंग, नोकलक, कमाटोर के लिए सीमांत नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण मतलब फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी जो होंगे के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, इन 6 जिलों की और ENPO नागालैंड इन 6 पूर्वी जिलों ठीक है जिलों के 8 मान्यता प्राप्त जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सर्वोच्च निकाय है। समझौते के तहत देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास सहित 46 विभिन्न विषयों के संबंधित विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां FNTA को हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है, और विशेष विकास कोष का आवंटन केंद्र द्वारा इस समझौते के तहत किया जाएगा। विकास बजट का आवंटन जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में किया जाएगा और FNTA के कुल 49 सदस्य होंगे जिनमें से 40 सीधे निर्वाचित होंगे जबकि 9 जो होंगे वो राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा 7 से 8 फरवरी को मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की आधिकारिक यात्रा की। ये यात्रा जो है वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा थी जो कि मलेशिया की उनकी तीसरी यात्रा थी। मतलब मलेशिया वो तीसरी यात्रा पर गए थे लेकिन 2026 में वो पहली बार गए थे। इस यात्रा पर 7 फरवरी को कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी जो है वहां पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। 8 फरवरी को कुआलालंपुर के प्रधानमंत्री जो गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया है। ठीक है, और पेडाना पुत्रा भवन में हुआ इनका गार्ड ऑफ ऑनर से औपचारिक स्वागत, जिसके पश्चात मेजबान प्रधानमंत्री जो अनवर इब्राहिम के आधिकारिक निवास सेरी पेडाना में दोनों नेताओं के बीच पहले सीमित व बाद में प्रतिनिधि मंडल के स्तर पर वार्ता हुई थी। ठीक है, और वार्ता में आपको व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, संस्कृति संबंधों जैसे प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं वो सहयोग संवर्धन वार्ता में शामिल रहे। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मलेशिया में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने और मलाया यूनिवर्सिटी जो कुआलालंपुर में है एक
तिरुवल्लुर केंद्र की स्थापना करने तथा यूपीआई व पेनेट द्वारा सीमा पार भुगतान की सुविधा की घोषणा वार्ता में हुई। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण दोनों नेताओं ने साझा किए। इनमें ग्लोबल गवर्नेंस सुधार, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भारत आसियान साझेदारी शामिल रही है। ठीक है। और कई महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर आदान प्रदान हुआ। ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ जिसमें आपको डिजिटल भुगतान सुरक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य औषधि, आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार से निपटने में सहयोग, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना सहयोग तथा भारतीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित समझौते इनमें शामिल हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए में शामिल होने की अपनी सभी प्रक्रियाओं को भी मलेशिया ने पूरा कर लिया है। मलेशिया के 4 प्रमुख उद्यमियों में से श्री मोदी ने बातचीत की और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही के वर्षों में व्यापार में की गई नीतिगत पहलों का उल्लेख करते हुए उन्हें भारत के साथ व्यापार व निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। ठीक है। और पेट्रोनास पेट्रोनास के अध्यक्ष व समूह सीईओ तेंकू मोहम्मद तौफीक, बरजाया कॉरपोरेशन के संस्थापक दातो सेरी विंसेंट टांची यून और खजना इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक दातो अमीरुल फैसल वन जाहिर तथा फिशन इलेक्ट्रॉनिक्स के संस्थापक दातो पुआ खेन सेंग इनमें शामिल थे। 8 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेश वापसी हुई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को प्रचंड बहुमत। तो 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में नई निर्वाचित सरकार का गठन के लिए चुनाव कराए गए थे। 15 वर्ष तक सत्ता में रही जो शेख हसीना की आवामी लीग को इस चुनाव में प्रतिबंधित कर दिया गया था। बांग्लादेश की पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, जो कि 2001 से 2006 तक रही थी। उनका निधन हो गया 30 दिसंबर को और उनकी ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जिसका नेतृत्व करने हेतु खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान कर रहे थे। ठीक है। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 20 वर्ष के पश्चात बीएनपी की सत्ता में उनकी वापसी हुई है। ठीक है। जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन जिसने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया, नेताओं द्वारा बनाई गई नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी भी चुनाव मैदान में थी, किंतु आपसी फूट के कारण वो मुख्य संघर्ष में नहीं थी। संसदीय चुनाव के लिए 12.7 करोड़ मतदाता मतदान के लिए पात्र थे, जिनमें से 59.44% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का उपयोग किया। एक सीट के लिए मतदान स्थगित हुए। ठीक है। और 299 सीट बचे और 299 सीट में आपको 12 फरवरी को उनका हुआ सीटों का मतदान हुआ 299 का। इनमें से 2 सीट का परिणाम न्यायालय ने रोक दिया और शेष 297 सीट जो थे उसमें से 212 सीट पर विजय हुए तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है। और उनमें 209 सीट अकेले सिर्फ बीएनपी की ही थी। ठीक है। 212 सीटों में जो इनका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली जो गठबंधन थी उसने प्राप्त किए, जिसमें से 209 सीट केवल बीएनपी के थे। संपर्क चुनाव में हिंदू नेता गायेश्वर राय ने भी बीएनपी उम्मीदवारों के रूप में विजय दर्ज की। ठीक है। चुनाव में आपको हिंदू नेता जो गायेश्वर चंद्र राय थे उन्होंने भी बीएनपी उम्मीदवार के रूप में विजय दर्ज की। 2008 से 2025 तक जो 17 वर्ष तक स्वनिर्वासन में लंदन में रहे थे ये, और 60 वर्षीय तारिक रहमान को राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा गया था, तारिक रहमान ने भेजा था, लेकिन समारोह में भारत के तरफ से जो प्रतिनिधि तो किए थे वो थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जापान में निचले सदन के चुनाव में तकाइची के नेतृत्व वाले जो सत्तारूढ़ गठबंधन को ऐतिहासिक बहुमत मिला। सनाई तकाइची प्रधानमंत्री पुनर्निर्वाचित हुए। देखा जाए तो 8 फरवरी 2026 को जापान में राष्ट्रीय संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की सभी 465 सीटों के लिए संपन्न हुए चुनाव और प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के नेतृत्व वाले जो गठबंधन ने 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। ठीक है। 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में इन्होंने वापसी की। फिर देखा जाए तो 465 सदस्यीय सदन, ठीक है, 465 सदस्यीय सदन में सनाई तकाइची के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी
ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को अकेले ही 316 सीटें प्राप्त हुई, जबकि बहुमत के लिए 233 सीटें ही चाहिए थी। जापान इनोवेशन पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन को ने कुल 352 सीटों पर कब्जा इस चुनाव में जमाया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत। भारत व अरब लीग के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। तो देखा जाए तो 31 जनवरी 2026 को पश्चिम एशिया में चल रहे जो नाटकीय घटनाक्रमों के बीच भारत और अरब लीग के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में दिल्ली में संपन्न हुई। ठीक है, और 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत व अरब लीग के विदेश मंत्रियों की यह बैठक थी और दोनों पक्षों की ऐसी पहली बैठक वर्ष 2016 में हुई थी। बैठक से एक दिन पूर्व मतलब 30 जनवरी को भारत अरब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। भारत अरब देशों के बीच जो 240 अरब डॉलर से अधिक के मजबूत व्यापार का जो दोनों पक्षों में स्वागत किया गया और आगे बढ़ाने का उपायों को प्रोत्साहित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में पिछले एक वर्ष में हुए घटनाक्रमों का उल्लेख किया है और गाजा की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मुख्य फोकस बताते हुए इस संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना को आगे बढ़ाने का एक साझा प्राथमिकता बताया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मुख्य फोकस क्या था? तो जो संघर्ष हो रहा है, गाजा की स्थिति है, उस संघर्ष को समाप्त करना, एक व्यापक योजना के आगे बढ़ाने का साझा प्राथमिकता बताया है। और दूसरी समस्या थी सूडान में चल रहे संघर्ष, यमन में संघर्ष, समुद्री रास्ते में होने वाले आवागमन पर गाजा संकट के असर का भी उल्लेख किया गया है। और भारत अरब लीग फोरम की तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन होगा वो 2028 में किसी अरब देश में करने का निर्णय इस बैठक में लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बजट 2026 हेतु भारत ने अपना योगदान नियत समय में जमा किया। तो देखिए 3 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ की योगदान समिति के अनुसार भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नियत बैठक में अपना पूरा योगदान मतलब 3.52 करोड़ डॉलर निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर दिया। भारत का जो योगदान है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का 3.45 अरब डॉलर के बजट का 1.016% है। 6 फरवरी 2026 तक 55 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा बजट योगदान 30 दिन के नियत अवधि के भीतर जमा किया है। इनमें आपको भारत के अतिरिक्त कजाकिस्तान, सेनेगल, भूटान, स्पेन, दक्षिण कोरिया, यूके, कनाडा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूएई, मलेशिया और पुर्तगाल आदि शामिल हैं। निर्धारित तिथि तक अपना भुगतान करने वाले देशों को ऑनर रोल में समिति द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, भारत अब ऑनर रोल में शामिल है। समय से अपने भुगतान करने के लिए भारत को धन्यवाद देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रवक्ता ने धन्यवाद दिया और कहा कि लगातार भारत कुछ देशों में शामिल रहा है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के बजट में अपना योगदान समय पर पूरा किया। समय और पूरा भुगतान हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि समाप्त। तो 5 फरवरी 2026 को परमाणु हथियारों को सीमित रखने के लिए अमेरिका और रूस के बीच 1910 में हुई न्यू स्टार्ट संधि यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी समाप्त हो गई है। ये संधि दोनों देशों में परमाणु हथियारों को सीमित रखती थी। ठीक है, अमेरिका वो तत्कालीन जो सोवियत संघ है उसके बीच परमाणु हथियारों को सीमित रखने के लिए स्टार्ट संधि हस्ताक्षर हुआ था 1991 में। बाद में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि हुआ 2010 में और अमेरिका की तत्कालीन राष्ट्रपति जो बराक ओबामा थे और रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे दिमित्री मेदवेदेव, उन्हें हस्ताक्षर किए थे। 5 फरवरी 2011 से लागू इस संधि की मूल वैधता 10 वर्ष थी, जो कि 5 फरवरी 2021 तक के लिए लागू हुई और 2021 में दोनों पक्षों की सहमति से इसे 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 2021 में बढ़ाया गया था 5 वर्षों के लिए। और बताया जाता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संधि के 1 वर्ष आगे विस्तार का प्रस्ताव किया था, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर ठुकरा दिया कि वह इस संबंधी में नए सिरे से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को भी इस तरह की संधि में शामिल करना चाहते हैं, जबकि चीन ने इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखाई है। ठीक है,
नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 182 देश में 91 यानी 51वां स्थान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वर्ष 2026 की रिपोर्ट। तो 10 फरवरी को विभिन्न राष्ट्रों की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वर्ष 2025 के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी की गई। 0 से 100 के मान में करप्शन परसेप्शन रखा गया था, इंडेक्स था उसका। और अधिकांश सूचकांक वाले देश का नाम ऊपर है, जिसका मान ज्यादा है उसका ऊपर है। और कम रैंक दर्शाते हुए कम भ्रष्टाचार को व्यक्त करता है। कम सूचकांक वाले देश का नाम नीचे होता है और ये अधिक भ्रष्टाचार की स्थिति को प्रदर्शित करता है। मतलब इसका वैल्यू कम आया, मतलब 0 से मान लीजिए 10 आया और वो सबसे नीचे अगर रैंक में मान दिया जाए हो तो वहां भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। इसमें अधिकांश राष्ट्र की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। फरवरी 2026 में जारी ताजा रिपोर्ट में भारत के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक स्कोर 39 है और 182 देशों में भारत का स्थान 91 था। ठीक है, ये न्यू वाला है। भारत का कितना हो गया सूचकांक में स्कोर, तो 39 स्कोर के साथ 91 स्थान पे है और 182 देशों में 91 पे है भारत। ठीक है, जो कि देश में भ्रष्टाचार स्तर में सुधार को दर्शाता है। देखिए, सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है डेनमार्क, 1 नंबर पे, इसका स्कोर है 100 में 90। फिनलैंड दूसरे स्थान पे है 88 स्कोर के साथ। सिंगापुर तीसरे स्थान में 84 स्कोर के साथ। इस तरह से आपको 10वें स्थान पर आइसलैंड आती है 77 रैंक के 77 पॉइंट के साथ। ठीक है, अब इसमें आपको भ्रष्टाचार वाले देश जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, उसमें आपको 181 स्थान पे है 9 अंकों के साथ दक्षिण सूडान, 9 अंकों के साथ सोमालिया 181 पे, वेनेजुएला 10 अंकों के साथ 180 पे, 177 अंक पे है 13 अंकों के साथ यमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें आगे है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति देखिए। तो भारत का स्थिति जो है 39 अंकों के साथ 91 प्लेस पे है। मतलब भ्रष्टाचार है 182 181 देशों में, 182 देशों में 91 पे है। और आपको भूटान 71 अंक के साथ 18वें स्थान पे है। चीन 43 अंकों के साथ 76वें स्थान पे है। नेपाल 34 अंकों के साथ 109 पे है। ठीक है, पाकिस्तान आपको 28 अंकों के साथ 136वें स्थान पे है। अफगानिस्तान 16 अंकों के साथ 169वें स्थान पे है। फिर आपको प्रमुख देशों की रैंकिंग देखा जाए तो जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया देखें 76 अंकों के साथ 12वें स्थान पे है। फिर आपको अमेरिका जो देखा जाए तो 29वें स्थान पे है 64 अंकों के साथ। कनाडा 75 अंकों के साथ 16वें स्थान पे है। जापान 71 अंकों के साथ 18वें स्थान पर है। ठीक है, और रूस आपको 22 अंकों के साथ 157 157 प्लेस पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति में सुधार। तो 4 फरवरी 2026 को विभिन्न राष्ट्रों की नेटवर्क आधारित जो तत्परता है का आकलन किया गया वाशिंगटन डीसी स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान के द्वारा। ठीक है, जिसका नाम है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी हुई। 127 अर्थव्यवस्थाओं के लिए नेटवर्क तत्परता का आकलन किया गया, जो कि 4 स्तंभों पर था। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, जन यानी पीपल, शासन यानी गवर्नेंस और प्रभाव यानी इम्पैक्ट में उनके प्रदर्शन के आधारित था, जिनमें कुल 53 संकेतक शामिल हुए हैं। 2025 के लिए रैंकिंग में देखा जाए तो पहले स्थान पे आपको अमेरिका आता है, स्कोर है 79.13। फिनलैंड दूसरे स्थान पे है 75.82 के साथ। सिंगापुर तीसरे स्थान पे 75.46 के साथ। ठीक है, नेटवर्क आधारित जो तत्परता है, ठीक है, उसमें आपको रैंकिंग दिखाई जा रही है। भारत का स्थान आपको 45वें स्थान पे है, जिसका सूचकांक में पॉइंट था 54.43 आकलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पासपोर्ट की हेनली पार्टनर्स रैंकिंग में और सुधार। फरवरी 2026 में संस्थान ने ताजा रैंकिंग विभिन्न देशों के पासपोर्ट के लिए पुनः जारी की। भारतीय पासपोर्ट की स्थिति को और सुधारते हुए इसे 75वां स्थान विश्व में दिया गया और जनवरी 2026 में यह रैंक 80वीं दी गई थी। भारतीय पासपोर्ट धारक विश्व में कुल 56 देश या गंतव्य की यात्रा जो है वो पहले से वीजा लिए बिना कर सकते हैं। और विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का बताया जाता है, जिसके धारक 192 देश की यात्रा बिना पहले वीजा लिए कर सकते हैं। दूसरा स्थान है आपको जापान का और दक्षिण कोरिया का। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा।
तो 17 से 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ स्पुतनिक भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अतिरिक्त नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेना भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 यानी इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन किया गया मुंबई में। और इस वर्ष भारत और फ्रांस में नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य सेवा, सतत विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और शैक्षिक संबंधों में सहयोग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आगामी दशकों में द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने के लिए आपसी संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी यानी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने के लिए सहमति रही है। कर्नाटक में वेमगल में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का दोनों शासन प्रमुखों ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए भारत की BEL और फ्रांस की सफरान के बीच एक संयुक्त उपकरण के लिए सहमति वार्ता में बनी। भारत फ्रांस के बीच डबल टैक्स अवॉइडेंस के लिए एग्रीमेंट में संशोधन करने की सहमति हुई। क्रिटिकल मिनरल्स मेटल्स में आपसी सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी किए गए। विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए कुल मिलाकर 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर इस अवसर में किए गए। 18 फरवरी 2026 को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा के साथ मिलकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एंड हेल्थ का उद्घाटन किया। 19 फरवरी को नई दिल्ली में फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यक्रम मुख्यतः एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भागीदारी के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में संपन्न। तो देखा जाए तो 18 से 19 फरवरी को हुआ भारत में नई दिल्ली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तेजी से बढ़ रहे उपयोग एवं विस्तार तथा इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे निवेश आदि के परिप्रेक्ष्य में एआई से उत्पन्न चुनौतियों और इससे उत्पन्न होने वाले जो खतरों से निपटने के तरीकों पर मंथन के लिए 2 दिवसीय एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों के समाधान के लिए एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग के पर भी ध्यान इस सम्मेलन में केंद्रित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में इस सम्मेलन का आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत द्वारा विकसित एआई मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। ठीक है, और ये सम्मेलन जो है वो 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित था, यानी कि पीपल यानी लोग, ग्रह यानी प्लैनेट और प्रोग्रेस यानी प्रगति पर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानवता की सेवा कैसे करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा कैसी करनी चाहिए और समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, इस पर इसका मार्गदर्शक था। ठीक है, 89 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एआई को शक्ति संतुलन का औजार नहीं बल्कि मानवता के साझा भविष्य का आधार मानते हुए नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया है। ये घोषणा पत्र जो है वो वसुदैव कुटुंबकम और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना पर आधारित है। घोषणा पत्र को 7 प्रमुख स्तंभों पर किया गया है। इनमें एआई साधन को लोकतांत्रिकरण, आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई विज्ञान के लिए एआई, सामाजिक सशक्तिकरण हेतु पहुंच, मानव पूंजी विकास, लचीला, कुशल और नूतन एआई प्रणाली के निर्माण शामिल है। नेक्स्ट है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की भारत यात्रा। तो 18 से 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ, ठीक है, उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत का राजकीय यात्रा की। 5 दिन की उनकी इस यात्रा का मुख्य जो उद्देश्य था वो नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट था। ठीक है, भागीदारी और द्विपक्षीय संबंधों में सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होना था। फिर आप 19 से 20 फरवरी को एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेना के पश्चात मोदी जी के साथ उनकी वार्ता हुई 21 फरवरी को। लैटिन अमेरिका में
ब्राजील के भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के चलते द्विपक्षीय वार्ता को अगले 5 वर्षों में 20 अरब डॉलर तथा 2030 तक इसे 30 अरब डॉलर से भी अधिक पहुंचाने का लक्ष्य वार्ता में निर्धारित किया गया। भारत मर्कोसूर व्यापार समझौते के विस्तार, आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होने का विश्वास दोनों पक्षों ने व्यक्त किया। कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, फार्मा, तिलहन, समग्र फार्मिंग के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार पर बल दोनों पक्षों ने दिया। वहीं क्रिटिकल मिनरल्स व रेयर अर्थ के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की गई। सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 10 समझौते या समझौतों पर ज्ञापन प्रदान प्रदान वार्ता हुई। कृषि अनुसंधान, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ब्राजील में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के व अपराधों से निपटने के लिए समझौता शामिल है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों व अन्य नौसैनिक पोतों के लिए ब्राजील नौसेना, भारतीय नौसेना, मझगांव डॉक्स लिमिटेड के बीच में भी एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा। तो 25 से 26 फरवरी को इजराइल की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर गए थे। एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को साथ लेकर गए थे, ठीक है। और फरवरी 2026 में उनकी जो यात्रा थी उसका उद्देश्य था द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के साथ साथ आपसी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहन बनाना तथा दोनों देशों के साझा चुनौतियों को समीक्षा करना। 2 दिन के संक्षिप्त प्रवास के दौरान इजराइल के संसद नेसेट को भी संबोधित किया। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की निंदा किया और उन्होंने कहा कि न हम 26 से 11 भूले हैं और न ही इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुआ हमला। इजराइल के प्रति भारत के अटूट समर्थन को एक बार पुनः पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली इस कठिन घड़ी में और आने वाले समय में भी इजराइल के साथ पूर्ण दृढ़ता और विश्वास के साथ खड़ी है। ठीक है, पूर्ण दृढ़ता और विश्वास के साथ खड़ी है। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी यानी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय वार्ता में किया गया। शीघ्र ही एक स्वतंत्र व्यापार समझौता को भी अंतिम रूप देने की सहमति हुई। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल अब इजराइल के लिए भी किया जा सकेगा। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति बनी। द्विपक्षीय सहयोग के 17 समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इनमें एआई क्षेत्र समझौता भारत में इजरायली सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, लेबर मोबिलिटी, कृषि, भू सर्वेक्षण 2026-29 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान के आदि संबंधित समझौतों ज्ञापन में शामिल थे। नेक्स्ट है श्री मोदी की इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान। तो देखा जाए तो इजरायली संसद में प्रधानमंत्री मोदी को संबोधन के पश्चात संसद ने अपने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से उन्हें सम्मानित किया। मोदी ने यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों और भारत के इजराइल दोस्ती पर समर्पित किया है। ठीक है, अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें है पहला कि नए आधार वर्ष 2024 के आधार पर मुद्रास्फीति जनवरी 2026 में 2.7%। तो देखा जाए तो जनवरी 2026 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसए के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति यानी खुदरा मुद्रास्फीति का आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई की नई श्रृंखला जिसका आधार वर्ष 2024 में की गई है। इससे पूर्व खुदरा मुद्रास्फीति का आकलन का आधार वर्ष था 2012। ठीक है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष 2024 है के आधार पर मुद्रास्फीति का अंतिम दर जनवरी 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर 2.75% थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह अंतिम दर 2.73% और शहरी क्षेत्रों के लिए यह 2.77% थी। ठीक है, जनवरी 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मान था 104.46, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 104
5 और शहरी क्षेत्रों के लिए 104.30 आकलित किया गया था। जनवरी 2026 के लिए खाद्य मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का जो अंतिम दर वो था 2.13%, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1.96% और शहरी क्षेत्र के लिए 2.44% आकलित की गई थी। देखा जाए खाद्य एवं पेय पदार्थ में मुद्रास्फीति का जो प्रतिशत है वो 2.11 है। आवास, जल, विद्युत, गैस व अन्य ईंधन का देखा जाए ये 1.53% है। परिवहन में कहा जाए तो ये 0.09% है। स्वास्थ्य के लिए आपको है ये 2.19% मुद्रास्फीति, ठीक है। पर्सनल केयर, सोशल प्रोटेक्शन तथा विविध वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए है 19.02%। फिर आपको शैक्षणिक सेवाओं के लिए है 3.35%, ठीक है। इसी तरह है आपको मनोरंजन और संस्कृति के लिए 2.32%। नेक्स्ट नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी आधार वर्ष 2024 के संबंध में कुछ स्मरणीय तथ्य देखा जाए तो नए जो सूचकांक हैं आधार वर्ष 2024 के उसमें 358 वस्तुओं 358 वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है, जबकि 2012 में जिसका आधार वर्ष 2012 था उस पुरानी श्रृंखला में 299 वस्तु सेवाएं शामिल थी, ठीक है। इसमें अभी हो गया 358। नए सूचकांक वस्तुओं की संख्या 259 से बढ़ाकर 308 और सेवाएं की 40 से बढ़कर 50 की गई हैं। सेवाओं में आपको 40 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है और वस्तुओं में आपको 259 से बढ़ाकर 308 कर दिया गया है। वस्तुओं या सेवाओं के खुदरा मूल्यों की बेहतर जानकारी के लिए नए सूचकांक में शहरी इलाकों में बाजारों की संख्या 1114 से बढ़ाकर 1407 की गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 1181 से बढ़ाकर 1465 की गई थी। शहरों की संख्या भी 310 से 40% बढ़ाकर 434 की गई है। इस्तेमाल में न रहे अनेक वस्तुएं जैसे कि वीसीआर, वीसीडी, डीवीडी प्लेयर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सेकेंड हैंड कपड़े, सीडी, डीवीडी, ऑडियो वीडियो कैसेट, कॉयर आदि नए सूचकांक से हटा दिए गए, ठीक है। और उपभोग में आ रही अन्य अनेक सेवाएं जैसे कि आपको हवाई किराया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिर आपको ग्रामीण आवास, ऑनलाइन मीडिया, सेवा प्रदाता जो सेवा है वो हो गया आपको, फिर आपको मूल्य वर्धित दूध उत्पाद, जौ एवं उत्पाद, फिर आपको पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अटेंडेंट, बेबीसिटर और व्यायाम उपकरण आदि को नए सूचकांक में शामिल किया गया है। खाद्य एवं पदार्थ का देखा जाए अब तो ये 36.75% भारांश है इसका। नए उपभोक्ता सूचकांक का जो सभी 12 डिवीजन है, ठीक है, 12 डिविजन्स में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का भारांश देखा जाए तो खाद्य एवं पेय पदार्थ जो है वो 36.75% है। फिर आवास एवं जल विद्युत गैस एवं अन्य ईंधन का देखा जाए तो 17.67% है। परिवहन आपको 8.88% है। स्वास्थ्य आपको 6.1% है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मौद्रिक नीति की 2025-26 की अंतिम द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। तो देखा जाए तो 4 से 6 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2025-26 की मौद्रिक नीति की छठी अंतिम द्वैमासिक समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई, ठीक है। अब देखिए बैंकिंग दर जो है वो अपरिवर्तित रही है। आपको जैसे रेपो दर देखा है तो रेपो दर आपको 6 फरवरी 2026 और उसके बाद की स्थिति है 5.25%। 5 दिसंबर की स्थिति भी थी आपको 5.25%, ठीक है। यहाँ रेपो दर अपरिवर्तित है, ठीक है। उसी तरह से रिवर्स रेपो रेट भी देखा जाए तो 3.35% है 6 फरवरी और उसके बाद की स्थिति, और 5 दिसंबर को थी 3.35% जो भी अपरिवर्तित थी।
उसी तरह आपको एसडीएफ यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो 5% पे है, उससे पहले भी 5% पे थी। बैंक दर, बैंक रेट आपको 5.50% है, उससे पहले भी आपको 5.50% थी। यानी कि एमएसएफ देखा जाए तो एमएसएफ भी आपको 5.50% है, जो कि पहले भी 5.50% थी। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जिसे कहा जाता है, कैश आरक्षण अनुपात वो 3% है, पहले भी 3% थी। एसएलआर संवैधानिक तरलता अनुपात जो है वो पहले 18% थी, अभी भी 18% है। इसलिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया है मौद्रिक नीति में। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर जनवरी 2026 में 10 माह के सर्वोच्च स्तर पर था। देखा जाए तो 16 फरवरी को जनवरी 2026 के थोक मूल्य सूचकांक आधारित जो मुद्रास्फीति की दर है, उस पे अंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए और थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर में कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं किया गया। पूर्वतः ये 2011-12 ही है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक आधारित जो मुद्रास्फीति की अंतिम दर है 10वां सर्वोच्च स्तर पर है अभी, जो कि अभी इसका आधार वर्ष 2011-12 ही है। ठीक है, रोजमर्रा की जरूरत वाली जैसे वस्तुएं हुई, जैसे प्राथमिक वस्तुएं हुई, उनकी कीमतों में वृद्धि के चलते थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो डब्ल्यूपीआई है, उस पर आधारित जो मुद्रास्फीति की दर भी विगत 10 माह के उच्चतम स्तर पर यानी 1.81% अनंतिम दर्ज की गई है। ठीक है, देखा जाए तो सभी वस्तुओं को देखा जाए ऑल कमोडिटीज यानी उसका भारांश हो गया 100%। आपको उसी तरह देखा जाए तो जनवरी 2026 में इंडेक्स था 157.8, इसमें मुद्रास्फीति हुई 1.81 की। ठीक है, 1.81 की मुद्रास्फीति दिखाई जा रही है। फिर आपको ईंधन और बिजली देखा जाए तो जनवरी 2026 में 193.9 और सूचकांक है, जिसमें मुद्रास्फीति हो गई 2.21% की। उसी तरह से आपको विनिर्माण उत्पाद में देखा जाए तो 145.9 था, जो कि नेगेटिव 4.01% रही है आपको मुद्रास्फीति। ठीक है, खाद्य सूचकांक देखें तो 194.2 है, जो कि 1.41 का मुद्रास्फीति रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों के बारे में देखा जाए तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट यानी 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दिया है। यह रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी और रिपोर्ट में केंद्र सरकार के विभाजनीय करों के राज्यों में विभाजन तथा केंद्रीय अनुदान आदि के संबंध में सिफारिशें की गई हैं। देखा जाए तो जो 2026 से 27 से और 2030-31 तक यानी 5 वर्षों के लिए से लागू होंगी। देखा जाए तो आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पहला है केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा है 41% रखने का संस्तुति 16वें वित्त आयोग में की है। 15वें वित्त आयोग ने भी इतना हिस्सा ही राज्यों को देने की सिफारिशें की थी। दूसरा है कि राज्य को हस्तांतरित किए जाने वाले उपर्युक्त 41% हिस्से को क्षैतिज विभाजन यानी अंतर राज्य विभाजन के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाव गए फॉर्मूले में कुछ परिवर्तन 16वें वित्त आयोग में किया है। केंद्रीय करों में विभाज्य पूल के अंतर राज्य वितरण के लिए मानदंड देखा जाए तो आय की दूरी यानी इनकम डिस्टेंस देखें तो 16वें वित्त आयोग का है 42.5%, जो कि 15वें वित्त आयोग का था 45%। जनसंख्या 2011 देखा जाए तो जो कि 17.5% 16वें वित्त आयोग का है, 15वें का था 15%। क्षेत्रफल का देखा जाए एरिया में तो 10% था, जो कि 10% है, जो कि 15वें वित्त आयोग का 15% था। ठीक है, वन एवं पारिस्थितिकी यानी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में देखा जाए तो इसका हिस्सा 16वें वित्त आयोग का 10% है, पिछले भी 10% था। आपको डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी जनसांख्यिकी प्रदर्शन देखा जाए तो पहले 10% है, जो पहले 12.5% था। कर और कर और राजकोषीय प्रयास इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और पहले 2.5% था। जीडीपी में योगदान देखा जाए तो अभी 10% है।
ये है वो केंद्रीय करों का विभाज्य मूल्य अंतर्राज्यीय वितरण के मापदंड, जो कि अलग-अलग राज्यों के हिस्से निकालने के लिए 16वें वित्त आयोग ने 42.5% सारांश यानी कि वेटेज जो है वो राज्य की प्रति व्यक्ति आय की उच्च आय वाले 3 राज्यों का औसत आय की दूरी को दिया है। इसके अतिरिक्त 17.5% भारांश राज्य की जनसंख्या को, 10% जननांकीय प्रदर्शन को और 10% राज्य के क्षेत्रफल को, 10% वन क्षेत्र को और 10% भारांश देश के जीडीपी राज्य में योगदान के लिए दिया है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा ये 17.94 से घटाकर 17.62% रह जाएगी। तथापि सबसे बड़ा हिस्सेदार ये बना रहेगा। दूसरे स्थान पर बिहार का विभाज्य पूल का जो कि 9.95% प्राप्त होगा। सर्वाधिक लाभ कर्नाटक को होगा जिसका विभाज्य पूल का अंश 3.65% से बढ़ाकर 4.13% हो जाएगा, यानी कि 0.48% की बिंदु की वृद्धि है। ठीक है। देखा जाए तो केंद्र के द्वारा हस्तांतरित करों में राज्य का हिस्सा 100 से 100 में से क्या है राज्य का हिस्सा, जो कि आपको केंद्र द्वारा हस्तांतरित कर है टैक्स के राज्यों का हिस्सा बताया जाए तो आप बिहार का देखा जाए। ठीक है, बिहार का देखा जाए हिस्सा आपको जो 15वें वित्त आयोग में 10.06 था, अब इस 16वें वित्त आयोग में ये 9.95% है। ठीक है। और देखा जाए तो जैसे आपको पहला है आंध्र प्रदेश में देखें कि 4.22 है जो कि पहले 4.05 था। ठीक है। इसमें सबसे आपको देखा जाए हाईएस्ट में तो हाईएस्ट में आपको आ रहा है उत्तर प्रदेश का जो कि 17.94 था और अभी 17.62% है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि 2026 से 31 की अवधि के लिए कुल 9,47,409 करोड़ की सहायता अनुदान की संस्तुति 16वें वित्त आयोग ने की है। इसमें 7,91,493 करोड़ स्थानीय सरकार यानी कि 4,35,236 करोड़ जो है ग्रामीण स्थानीय निकायों और उसमें जो आ जाए 3,56,257 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों के लिए है तथा 1,55,816 करोड़ आपदा प्रबंधन के लिए है। ठीक है। 2026 से 31 की अवधि में जो कुल आपको सहायता अनुदान देखा जाए 16 वित्त आयोग का तो कितना था 9,47,409, उसमें से 7,91,493 करोड़ स्थानीय सरकार में। ठीक है। सबको बाइफरकेट करके बता दिया गया है। फिर आपको आयोग ने केंद्र सरकार को जो 2030 से 31 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5% कम करने के सुझाव दिया है। उसने राज्यों के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी को 3% निर्धारित करने की भी सुझाव दिया है। आयोग के अनुसार कहा जाए तो राज्य स्तरीय या केंद्रीय पीएसईएस उन्होंने जिन्होंने लगातार 4 में से 3 वर्षों तक घाटा उठाया है तो संबंधित कैबिनेट के विचार विमर्श रखा जाना चाहिए। कैबिनेट उद्यम के रणनीतिक महत्व के आधार पर उसे बंद करने, निजीकरण करने या जारी रखने का निर्णय ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट 25 लाख टन गेहूं निर्यात को सरकार की अनुमति। फरवरी 2026 में घरेलू बाजार में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धि व इसकी गिरती हुई कीमतों को देखते हुए किसानों के हित में निर्णय लेते हुए सरकार ने 25 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है। देखा जाए तो साथ ही 5 लाख टन गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति भी सरकार ने दी है। कोरोना काल के पश्चात ये पहला अवसर है जब गेहूं निर्यात की अनुमति सरकार ने प्रदान की। ठीक है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में निजी व्यापारियों के पास गेहूं का स्टॉक 75 लाख टन था जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 32 लाख टन अधिक है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2026 को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के केंद्रीय पूल में भी लगभग 182 लाख टन गेहूं उपलब्ध होने का अनुमान है। साथ साथ
बुआई क्षेत्र में वृद्धि के चलते 2026 में भी उत्पादन पर्याप्त रहने की अनुमान है। ठीक है। नेक्स्ट है कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि। तो 24 फरवरी 2026 को कच्चे जूट यानी टीडी ग्रेड 3 के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा सरकार ने की है। कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की संस्तुति के आधार पर विपणन सत्र 2026-27 के लिए यह मूल्य 5,925 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, जो 2025-26 के लिए लागू मूल्य पर 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्शाता है। 24 फरवरी को नया न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय मंत्रिमंडल ने श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में किया गया है। जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के लिए भारतीय जूट निगम यानी जेसीआई केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखेगी तथा ऐसे संचालन में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लेखा अनुमानों की नई श्रृंखला जारी आधार वर्ष 2022-23। तो देखा जाए तो 27 फरवरी 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा आधार वर्ष 2022-23 के आधारित राष्ट्रीय लेखा अनुमान की नई श्रृंखला जारी की गई है। इस श्रृंखला में विभिन्न तकनीकी सुधार किए गए हैं, जैसे बहुगतिविधि उद्यमों का पृथकीकरण, असंगठित क्षेत्र कवरेज में गिरफ्तार और कृषि एवं विनिर्माण में डबल डिफ्लेक्शन पद्धति का उपयोग। इसके अलावा त्रैमासिक अनुमानों के लिए प्रोपोर्शनल डेंटन बेंचमार्किंग विधि अपनाई गई है और जीएसटी जैसे प्रशासनिक डेटा स्रोतों का व्यापक उपयोग किया गया है। नई जीडीपी आधार वर्ष श्रृंखला आधार वर्ष 2022-23 के मुख्य आंकड़े वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.6% और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 8.6% अनुमानित है। यह दरें पुराने आधार वर्ष 2011-12 के अग्रिम अनुमानों की तुलना से अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 के समग्र प्रदर्शन मुख्य रूप से दूसरी तिमाही 8.4% और तीसरी तिमाही 7.8% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2025-26 में 9% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। व्यापार, मरम्मत, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं ने स्थिर मूल्यों पर 10.1% की वृद्धि हासिल की है। निजी अंतिम उपभोग व्यय और सकल अचल पूंजी निर्माण दोनों ने 7.0% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के द्वितीय अग्रिम अनुमान, वार्षिक जीडीपी अनुमान और विकास दर वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी यानी स्थिर मूल्यों पर 322.58 लाख करोड़ के स्तर तक पहुंचाने का अनुमान है। 2025-26 के दौरान वास्तविक जीडीपी में वृद्धि दर 7.6% अनुमानित है। 2025-26 के दौरान वास्तविक जीडीपी में वृद्धि दर 7.6% अनुमानित है, जबकि 24-25 में यह 7.1% था। ठीक है। वर्ष 25-26 में सांकेतिक जीडीपी 345.47 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, वो 2024-25 में 318.07 लाख करोड़ के मुकाबले 8.6% वृद्धि दर्शा रहा है। त्रैमासिक अनुमान विकास दर विधवा 2024-25 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी 84.54 लाख करोड़ अनुमानित है, जो कि 7.8% का वृद्धि दर्शा रहा है। इस अवधि में सांकेतिक जीडीपी 90.91 लाख करोड़ अनुमानित है, जो 8.9% वृद्धि दर्शाती है। ठीक है। ये आंकड़े दिए गए हैं आपको जीवीए में वृद्धि 2022-23 के बेस प्राइस पर। ठीक है। ये दिया गया है आपको। प्राथमिक क्षेत्र में देखा जाए
तो गत वर्षों की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन देखें तो 2025-26 में ये 2.6% का परिवर्तन है। मूव करते हैं नियुक्ति की ओर यानी अपॉइंटमेंट में। तो महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री बनी है सुमित्रा पवार, जो कि दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी है। यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक सह सीईओ होंगे विनय मुरलीधर टोन्स। निजी क्षेत्र के स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक के सीईओ पद पर नियुक्ति को 3 वर्ष की पुनर्नियुक्ति के लिए मंजूरी, और ये मिला है संजय अग्रवाल को। नेक्स्ट गांधीनगर गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न कंपनी भारतीय गैस प्राधिकरण यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, गेल के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक हुए हैं दीपक गुप्ता। दिल्ली के नए मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा फरवरी 2026 में नियुक्त किए गए हैं अशोक कुमार, ठीक है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और के अगमुत कैडर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर के अधिकारी हैं। देखिए थाईलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं पुनीत अग्रवाल। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं पंत उर्जित पटेल, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं। अब आते हैं निधन की ओर। आंद्रे बेटे पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री एवं अनेक पुस्तकों के लेखक आंद्रे बेटे 3 फरवरी को दिल्ली में निधन हो गया। नई दिल्ली में इनका निधन हो गया 3 फरवरी को, और वो 91 ईयर के थे। नेक्स्ट है माइकल नॉब्स। ऑस्ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी माइकल नॉब्स, जो जून 2011 में जुलाई 2013 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच रहे हैं, का 72 वर्ष की आयु में 29 जनवरी 2026 को मेलबर्न में निधन हो गया। नेक्स्ट है डेविड जे फॉर्बर। जब डेविड जे फार्बर जो है इंटरनेट के पितामह यानी ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में ख्याति प्राप्त कंप्यूटर विज्ञान के अमेरिकी प्रोफेसर डेविड जे फार्बर का 91 ईयर की आयु में टोक्यो में निधन हो गया। गीता पटनायक उड़िया संगीत की लोकप्रिय गायिका गीता पटनायक का 73 वर्ष की आयु में कटक में एक कार्यक्रम के दौरान 15 फरवरी 2026 को निधन हो गया। आते हैं पुस्तक एवं लेखक में। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, लेखक है शिखर धवन। नेक्स्ट है द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स अ जर्नी थ्रू टाइम, के लेखक है रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हुए। फिर है आपको लाइटनिंग किड, विश्वनाथन आनंद के द्वारा लिखा गया है लाइटनिंग किड। और थिंकिंग ऑफ विंटर का लिखा गया है आपको शांतनु नायडू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं विविध की ओर, जहाँ विविध में पहला है प्लास्ट इंडिया 2026। तो देखा जाए तो 5 से 10 फरवरी 2026 को प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में प्लास्टिक उद्योग की अग्रणी प्रदर्शनी प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में भारत मंडपम में संपन्न हुई। भारत एवं विश्व में प्लास्टिक उद्योग जगत के नेताओं, वैश्विक खरीदारों और नव प्रवर्तकों को एक मंच इसी प्रदर्शनी में प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बायोफैच। बायोफैच 2026 भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा। तो देखा जाए तो 10 से 13 फरवरी 2026 को जैविक उत्पाद यानी ऑर्गेनिक फूड्स के लिए विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफैच 2026 का आयोजन जर्मनी में न्यूरेमबर्ग में हुआ। इस मेले में इस वर्ष का जो मेला था उसमें भारत को रखा गया था कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा देने के लिए। ठीक है, भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया, और मेले में भारत की प्रभावशाली भागीदारी का आयोजन कृषि प्रसंस्कृति, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
में चावल, तिलहन, मसाले, जड़ी-बूटी, दाल, काजू, अदरक, हल्दी, इलायची सहित विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है? नेक्स्ट है रोगी को इलाज के लिए रांची से दिल्ली ले जा रही एयर एम्बुलेंस चतरा में दुर्घटनाग्रस्त। तो देखा जाए तो 23 फरवरी 2026 को रांची से दिल्ली ले जा रही एक एयर एम्बुलेंस रास्ते में चतरा में तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक दुर्घटना में गंभीर रूप से जले हुए एक रोगी को बेहतर इलाज के लिए रांची से दिल्ली ले जाया जा रहा था। ठीक है? उसमें पायलट थे, सह-पायलट थे और उसके साथ परिवार के 2 सदस्य के अतिरिक्त एक डॉक्टर और एक सहायक एम्बुलेंस में सवार थे। ठीक है? एयर एम्बुलेंस में सवार थे और यह एयर एम्बुलेंस विमान जो है वो आपको एडवर्ड एयरवेज़ प्राइवेट लिमिटेड के का बीच क्राफ्ट सी 90 विमान था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वायुसेना का तेजस एलसीए दुर्घटना का शिकार। 7 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना का एक तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और फ्रंटलाइन एयरबेस पर उस समय दुर्घटना का शिकार हो गया जब एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान लैंड करते समय संभवतः ब्रेक फेल होने के कारण रनवे से आगे निकल गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट जो है वो पहले ही बाहर निकलकर जान बचाने में सफल रहा। स्वदेश निर्मित तेजस विमान की दुर्घटना की है ये तीसरी घटना है। ठीक है? तेजस जो दुर्घटना हुई है तीसरी घटना है। नेक्स्ट है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव 2026। तो 31 जनवरी से 15 फरवरी को हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का 39वां संस्करण हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड में संपन्न हुआ। इसका जो उद्घाटन है वो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ किया। महोत्सव का जो थीम था वो था लोकल टू ग्लोबल। थीम राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश और मेघालय था। ठीक है? और मिस्र को साझेदार देश का साझेदार देश का दर्जा दिया गया था। ठीक है? 15 फरवरी तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में इस वर्ष 50 से अधिक देशों के लगभग 800 कलाकारों और कारीगरों ने भाग लिया। ठीक है? नेक्स्ट है जैसलमेर मरु महोत्सव 2026। तो 30 जनवरी से 1 फरवरी को राजस्थान पर्यटन विभाग के तत्वावधान में 47वां जैसलमेर मरु महोत्सव संपन्न हुआ। थीम था बीट्स ऑफ थार। थार रेगिस्तान की पारंपरिक कलाओं, धुनों, लोक वाद्यों एवं सदियों पुरानी विरासत का प्रदर्शन इस महोत्सव में हुआ है। महोत्सव की पारंपरिक प्रतियोगिताएं मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल भी महोत्सव में संपन्न हुए। ऊंट दौड़, ऊंट पोलो, ऊंटों की बॉडी पेंटिंग और कठपुतली शो आदि महोत्सव का विशेष आकर्षण रहे। इस महोत्सव का जो उद्देश्य था वो थार की लोक कला एवं सांस्कृतिक का प्रदर्शन करना था। लोक कला और संस्कृति का प्रदर्शन करना। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जिसमें पहला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। तो देखा जाए तो 23 जनवरी को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2026 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा की गई और संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार जो है वो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया। संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार की राशि जो थी वो 51 लाख की थी और व्यक्तिगत श्रेणी में ये दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल सीता अशोक सेल्के को। ठीक है? और इन्हें ये पुरस्कार जो है केरल में वायनाड में 2024 में जो बाढ़ और भूस्खलन के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार राशि थी 5 लाख। ठीक है? नेक्स्ट है भूविज्ञान के क्षेत्र का क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026। तो 2 फरवरी 2026 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भूविज्ञान यानी जियो साइंसेज के क्षेत्र में वर्ष 2026 का क्रेफोर्ड पुरस्कार की घोषणा की। विजेता थे वीरभद्रन रामनाथन, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। पुरस्कार के तहत इन्हें 80 लाख स्वीडिश क्रोनर दिया गया, मतलब लगभग 8 करोड़ की भारतीय करेंसी में राशि दी गई और ये डॉक्टर रामनाथन को प्रदान की जाएगी। ठीक है?
डॉक्टर रामनाथन को ये पुरस्कार जो है उनकी इस शोध के लिए दिया गया कि किस प्रकार छोटे कण और गैसें वायुमंडल में जमा होकर जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी दैनिक अमर उजाला के साहित्य के क्षेत्र के आकाशदीप सम्मान 2025। तो 11 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में हिंदी के प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला के साहित्य के क्षेत्र के वर्ष 2025 के शब्द सम्मानों के तहत सर्वोच्च आकाशदीप सम्मान एक समारोह में प्रदान किए गए। ये सम्मान जो है वो हिंदी के प्रख्यात रचनाकार ममता कालिया, मणिपुरी साहित्यकार अरम्बम ओगम्बी मेमचोबी को दिया गया। ठीक है। ममता कालिया को यह पुरस्कार जहां हिंदी में विशिष्ट रचनात्मक योगदान के लिए दिया गया, वहीं अरम्बम ओंगबी मेमचोबी को हिंदी से इतर किसी भाषा मणिपुरी में रचनात्मक सहयोग के लिए दिया गया। ठीक है। मणिपुरी भाषा में रचनात्मक योगदान के लिए दिया गया इन्हें, और पुरस्कार के तहत इन्हें 5-5 लाख की राशि प्रदान की गई। वर्ष 2026 का ग्रैमी पुरस्कार में दलाई लामा को भी पुरस्कार। तो संगीत के क्षेत्र में विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 68वें ग्रैमी पुरस्कार का वितरण जो है वो अमेरिका में लॉस एंजलिस में किया गया। तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने इन पुरस्कारों में एक पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। इस वर्ष के ग्रैमी पुरस्कार में सर्वाधिक 5 ग्रैमी अमेरिकन रैपर सॉन्ग राइटर केंड्रिक लेमर को मिले। देखा जाए वर्ष 2026 के कुछ ग्रैमी पुरस्कारों की कुछ प्रमुख पुरस्कार जो है वो इस प्रकार हैं कि एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है बैड बनी को, जो कि प्यूर्टो रिको के गायक हैं बैड बनी। एल्बम डेबी तिरार मास फोटोज के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है केंड्रिक लेमर को, जो कि अमेरिकी रैपर गीतकार हैं, लूथर के लिए इन्हें दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर है वाइल्ड फ्लावर के लिए, जो कि बिली इंग्लिश ओ कॉनेलो और फिनिश ओ कॉनेल जो गीतकार हैं बिली इंग्लिश उनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार हैं ओलिविया डीन। सर्वश्रेष्ठ पॉप लोकल वोकल एल्बम लेडी गागा को। पॉप सोलो परफॉर्मेंस लोला यंग को। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम टर्नलिस्ट को दिया गया है नेवर इनफ के लिए। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम दिया गया है केंड्रिक लेमर को जीएनएक्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम दिया गया है लियोन थॉमस को। फिर सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम दिया गया है नेट बरगाजे को, योर फ्रेंड नेट बरगाजे। सर्वश्रेष्ठ जॉर्ज वोकल एल्बम दिया गया है स्मारा जॉय को। अब आते हैं बाफ्टा में। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026। 22 फरवरी 2026 को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के फिल्म जगत के वर्ष 2026 के 79वें पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार का वितरण लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में किया गया। इन पुरस्कारों में भारतीय मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग ने बाल एवं पारिवारिक फिल्म चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। इन पुरस्कारों के तहत प्रमुख पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है। जैसे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया है फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को, जो कि पॉल थॉमस एंडरसन के निर्देशक है। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म हैमनेट। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म दिया गया है सेंटिमेंटल वैल्यू को, जो कि नॉर्वे की भाषा की बनी फिल्म है। भूमिका मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं जेसी बैकल फिल्म हैमनेट के लिए, और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं रॉबर्ट अरामायो आई स्वेयर के लिए। सपोर्टिंग एक्टर सीन पैन। ठीक है। सपोर्टिंग अभिनेत्री जो है वो बनी है वुनमी मोसाकू। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म के लिए दिया गया भारतीय मणिपुरी फिल्म बूंग को दिया गया है। ठीक है। एनिमेटेड फिल्म रहे हैं जूटोपिया 2, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म जूटोपिया 2। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है स्मृति मंधाना बीबीसी की वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी। देखा जाए तो 16 फरवरी 2026 को भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को बीबीसी ने वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी यानी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अपना पुरस्कार नई दिल्ली में एक समारोह में उन्हें प्रदान किया। ठीक है। साथ ही कुछ अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जैसे कि पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये दिया गया है प्रीति पाल को,
जो कि पैरा एथलीट हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है दिव्या देशमुख को, जो कि शतरंज से है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है अंजलि भागवत को, जो कि निशानेबाजी से है। ठीक है। नेक्स्ट है सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1.01 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा। फरवरी 2026 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, कला और भारतीय वैचारिक प्रभाव को विश्व भर में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1.01 करोड़, ठीक है, 1.01 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने अपने कार्यों से सम्राट विक्रमादित्य के उच्च आदर्श जैसे कि सुशासन, दानशीलता, न्यायप्रियता आदि का उदाहरण प्रस्तुत किया हो। इस श्रृंखला में प्रति वर्ष 21 लाख का एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 5-5 लाख के 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्रारंभ करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग खेल कूद की ओर। नई दिल्ली मैराथन 2026। 22 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में 11वीं नई दिल्ली मैराथन दौड़ संपन्न हुई, जिसमें विजेता देखा जाए पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर रहे कार्तिक जयराज करकेरा, जो कि 2 घंटा 13 मिनट 10 सेकंड इन्होंने लिया। द्वितीय स्थान पर रहे गोपी थोनाकल, जो कि 2 घंटा 13 मिनट 12 सेकंड लगा, और तीसरे स्थान पर रहे मान सिंह, जो कि 2 घंटे 13 मिनट 15 सेकंड लगा। महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर रही ठाकुर नीलाम्बेन, जो कि 2 घंटा 41 मिनट 15 सेकंड लगा। द्वितीय स्थान पर भागीरथी बिष्ट, 2 घंटे 43 मिनट 28 सेकंड। तृतीय स्थान पर अश्विनी यादव, 2 घंटे 56 मिनट 59 सेकंड लगा। नेक्स्ट है एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। तो देखा जाए तो 6 से 8 फरवरी 2026 को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 12वां संस्करण चीन में तियानजिन में संपन्न हुआ। भारत ने इस आयोजन में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते और 7वां स्थान पदक तालिका में प्राप्त किया। भारत के लिए पदक जीतने वाले एथलीट्स का नाम देखा जाए तो पुरुष कैटेगरी में थे तेज स्विन शंकर, स्वर्ण जीता इन्होंने ये हेप्थलॉन से, और हेप्थलॉन से आपको फिर तजिंदर पाल सिंह तूर, इन्होंने रजत जीता है शॉटपुट से, और ज्योति आदर्श राम कांस्य जीता है पोल वॉल्ट से। ठीक है। महिला कैटेगरी में पूजा सिंह ने रजत जीता है ऊंची कूद से, एसी सोनजन जीता है कांस्य पदक लंबी कूद से। ठीक है। देखा जाए पदक तालिका में, तो पदक तालिका में चीन जो था वो प्रथम स्थान पे रहा है, 10 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य के साथ कुल 34 पदक चीन ने जीती है। भारत इसमें आपको 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 5 पदक जीत सकी है। ठीक है। कतर आपको दूसरे, जापान तीसरे, कजाकिस्तान चौथे और उज्बेकिस्तान पांचवें, चीनी ताइपे छठे स्थान पे रहा है और भारत 7वें स्थान पे रहा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026। तो 3 से 8 फरवरी को 2026 में 3 से 8 फरवरी को बैडमिंटन एशिया तत्वावधान में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का छठा संस्करण चीन में किंगदाओ में संपन्न हुआ, जिसमें पुरुष वर्ग के खिताब विजेता थे जापान और पुरुष वर्ग में उप विजेता रहे चीन। महिला वर्ग में खिताब विजेता रहे दक्षिण कोरिया और महिला वर्ग के उप विजेता रहे चीन। ठीक है। यानी पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में उप विजेता चीन ही रहे। नेक्स्ट है थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन 2026। तो जनवरी फरवरी 2026 में थाईलैंड में बैंकॉक में संपन्न सुपर 300 लेवल के थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग महिला वर्ग में विजेता रही। महिला वर्ग के उप विजेता रहे गोह जिन मलेशिया के, और पुरुष वर्ग के एकल विजेता रहे जाकी उबिदिल्ला, जो कि इंडोनेशिया से। पुरुष वर्ग उप विजेता रहे पवनकाफोन टिरारसुलुक थाईलैंड के, और टूर्नामेंट के पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल खिताब इंडोनेशिया खिलाड़ी ने ही जीते। नेक्स्ट है इंग्लैंड श्रीलंका श्रृंखला 2025-26। जनवरी फरवरी 2026 में 3 टी20 मैच की श्रृंखला खेलने के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने श्रीलंका का दौरा किया। ओडीआई श्रृंखला विजेता इंग्लैंड 2-1 से, टी20 मैचों की श्रृंखला विजेता इंग्लैंड 3-0 से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत की महिला क्रिकेट श्रृंखलाएं।
महिला क्रिकेट श्रृंखलाएं 2025-26। 3 फरवरी-मार्च 2026 में हुआ भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और 3 T20 मैच की श्रृंखला खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। T20 मैच की श्रृंखला के विजेता रहे भारत 2-1 से। ठीक है। नेक्स्ट है भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला 2025-26। तो भारत देखा जाए जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 3 एक दिवसीय 5 T20 मैच की श्रृंखला खेलने के लिए भारत का दौरा किया था। ओडीआई श्रृंखला के विजेता रहे न्यूजीलैंड 2-1 से। T20 श्रृंखला के विजेता रहे भारत 4-1 से। नेक्स्ट है टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज। 16 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को 88वीं टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट नीदरलैंड्स में जिग इन जी में संपन्न हुआ। विजेता रहे नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव, जो कि उज्बेकिस्तान के थे। इस टूर्नामेंट के चैलेंज खिताब जीते हैं एंडी वुडवर्ड, अमेरिका के। आते हैं कतर ओपन में। 8 से 14 फरवरी को महिलाओं के 24वें WTA कतर ओपन टेनिस संपन्न हुआ। विजेता देखा जाए महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा। उप विजेता देखा जाए तो विक्टोरिया म्बोको, कनाडा के। महिला युगल में अन्ना दानिलीना, कजाकिस्तान के, और अलेक्सेंद्रा क्रुनिक, सर्बिया के विजेता रहे। और वही महिला युगल में उप विजेता रहे जेलेना ओस्टापेंको, लाटविया के। और फिर 16 से 21 फरवरी को पुरुषों के 34वें कतर ओपन टूर्नामेंट संपन्न हुए। ठीक है। और इसमें देखा जाए तो पुरुष एकल में आपको विजेता रहे कार्लोस अल्कराज, स्पेन के, और आर्थर फिल्स, फ्रांस के। पुरुष युगल में देखा जाए तो हेनरी पैटन, ब्रिटेन के, और हेनरी हेलियोवारा, फिनलैंड के विजेता रहे। और जूलियन कैस और लॉयड ग्लासपुल, ब्रिटिश जोड़ी जो है वो उप विजेता रहे। ठीक है। नेक्स्ट है दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप 2026। तो 15 से 21 फरवरी को दुबई में WTA लेवल 1000 की महिलाओं की टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की गई। 23 से 28 फरवरी 2026 को ATP लेवल के 500 पुरुषों की चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। देखिए विजेता देखिए अगर महिला कैटेगरी में जो कि WTTA है, WTTA का 1000 लेवल का देखा जाए तो आपको महिला एकल में विजेता रहे जेसिका पेगुला, अमेरिका के, और एलिना स्विटोलिना, यूक्रेन की। महिला युगल में रहा आपको गैब्रियल डाबोस्की, कनाडा के, और लुइसा स्टेफानी, ब्राजील के विजेता रहे। और उप विजेता में आते हैं तो लाउरा सिगमंड, जर्मनी के, और वीरा जोनारेवा, रूस के उप विजेता रहे। आते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो 18 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2026 संपन्न हुआ। ठीक है। देखा जाए पुरुष एकल में तो विजेता रहे कार्लोस अल्कराज, स्पेन के। उप विजेता रहे नोवाक जोकोविच, सर्बिया के। महिला एकल में देखा जाए तो विजेता रहे एलेना रिबिकाना, कजाकिस्तान के, और उप विजेता रहे आर्याना सबलेंका, बेलारूस के। पुरुष युगल में विजेता देखा जाए तो क्रिश्चियन हैरिसन, अमेरिका के, और नील स्कूप्सकी, ब्रिटेन के हैं। ठीक है, विजेता में। और उप विजेता में है जेसन कुबलर और मार्क पैलमोन्स, दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं जो उप विजेता रहे। फिर आप महिला युगल में देखिए तो विजेता है आपको एलिस मार्टेंस, बेल्जियम के, और झांग सुआई, चीन के। उप विजेता में आपको आएंगे महिला युगल में अन्ना डेनिलीना, कजाकिस्तान के, और अलेक्जेंद्रा क्रुनिक, सर्बिया के। मिश्रित युगल में विजेता है ओलिविया गाडेकी और जॉन पियर्स, दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं जो विजेता रहे। और उप विजेता रहे क्रिस्टिना मलादेनोविक और मैनुअल गिनार्ड, दोनों फ्रांस के हैं। ठीक है, जो उप विजेता रहे। ठीक है। नेक्स्ट है भारत 6वीं बार ICC अंडर 19 विश्व कप विजेता। तो 15 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में ICC के तत्वावधान में पुरुषों के अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का 16वां संस्करण जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला गया। कुल 16 टीमें थी और इसमें 50-50 ओवर के मैच शामिल हुए। विश्व कप विजेता थे भारत, उप विजेता रहे इंग्लैंड, और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं वैभव सूर्यवंशी, भारत के। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं वैभव सूर्यवंशी, भारत के। ठीक है। विश्व कप जीतने के लिए टीम को 7.5 करोड़ नकद पुरस्कार की घोषणा BCCI ने की है। ठीक है।
अंडर 19 विश्व कप 2026 में प्रमुख रिकॉर्ड देखा जाए तो सर्वाधिक रन बने हैं 444 रन, बेन मायर्स ने बनाए हैं इंग्लैंड के। और सर्वाधिक विकेट लिए हैं 16 विकेट मैनी लुम्सडे इंग्लैंड के। और सर्वोच्च पारी खेला गया है 411 रन का, 9 विकेट पे भारत ने खेला है इंग्लैंड के विरुद्ध। और सर्वोच्च विक्ट्री मार्जिन रहा है रनों की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका की तंजानिया के विरुद्ध 329 रनों से विजय प्राप्त किया। सर्वोच्च विक्ट्री मार्जिन विकेट के हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान की तंजानिया के विरुद्ध रही 9 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया की श्रीलंका के विरुद्ध रही 9 विकेट से और जापान की तंजानिया के विरुद्ध रही 9 विकेट से विजयी। सर्वाधिक कैच 8 कैच पकड़े गए हैं वेन डॉकिंस द्वारा इंग्लैंड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का महिला प्रीमियर लीग का दूसरा खिताब। तो 9 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के महिलाओं के चौथे प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। महिलाओं के प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 में विजेता रहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी, उप विजेता रहे दिल्ली कैपिटल्स। और इस खिताब के लिए 6 करोड़ की राशि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को पुरस्कार में दी गई। उप विजेता रहे दिल्ली कैपिटल्स, इनको 3 करोड़ मिले। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनी है स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है सोफी डिवाइन गुजरात जायंट्स के न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। ठीक है, ऑरेंज कप विजेता रहे टूर्नामेंट में जिन्होंने सबसे अधिक रन बनाया था वो थी स्मृति मंधाना, 377 रन बना था इनके द्वारा। पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं सोफी डिवाइन, विकेट लिया इन्होंने 17, गुजरात की जायंट्स की है और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक 17 विकेट लिया गया है गुजरात की जायंट्स की सोफी डिवाइन और इंग्लैंड की जो है दिल्ली कैपिटल से खेलती है नंदिनी शर्मा जो कि भारत की हैं। ठीक है, सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की हो गई और नंदिनी शर्मा भारत की हो गई। 17 विकेट इन्होंने लिया है, लेकिन सोफी डिवाइन को अपने बेहतर इकोनॉमी रेट के चलते पर्पल कैप का विजेता बनी। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी बने सोफी डिवाइन और प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड मिला है मुंबई इंडियंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय सीनियर बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2025-26। तो 7 से 27 जनवरी 2026 को, ठीक है, 7 से 27 जनवरी 2026 को देखा जाए तो 92वीं राष्ट्रीय सीनियर बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। हरियाणा में बहादुरगढ़ में हुआ। और पुरुषों के सीनियर बिलियर्ड्स का खिताब जीता है, फाइनल विजेता रहे सौरभ कोठारी, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के हैं। उप विजेता है एस श्री कृष्णा तमिलनाडु के। और महिलाओं के बिलियर्ड्स खिताब विजेता रहे अनुपमा रामचंद्रन तमिलनाडु के हैं। उप विजेता रहे पद्माक्षी तमिलनाडु की ही। और पुरुषों का सीनियर स्नूकर खिताब विजेता है पंकज आडवाणी जो कि पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की तरफ से है। और उप विजेता रहे इसमें आदित्य मेहता पेट्रोलियम स्पोर्ट्स बोर्ड प्रमोशन की ओर से ही। ठीक है, नेक्स्ट है कि 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल यानी मिलानो कॉर्टिना 2026 इटली में संपन्न। तो देखा जाए तो 6 से 22 फरवरी को 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान और कॉर्टिना में संपन्न हुआ। इन खेलों का ध्येय यानी मोटो था इट्स योर वाइब। शुभंकर था टीना एवं मिलो, दो प्यारे नेवल जिन्हें मेजबान शहरों के नाम से नाम दिया गया था। और पदक तालिका में पहले स्थान पर रहे नॉर्वे, लगातार चौथा शीतकालीन ओलंपिक, प्रथम स्थान रहा इनका। देखा जाए शीतकालीन ओलंपिक 2026 में मिलानो कॉर्टिना का पदक तालिका का पहला 10 राष्ट्र। तो पहले स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे नीदरलैंड, चौथे पे इटली। ठीक है, नॉर्वे का देखा जाए तो 18 स्वर्ण, 12 रजत और 11 कांस्य के साथ कुल 41 पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, दूसरे स्थान पे अमेरिका रहे 12 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य के साथ कुल 33 पदक के साथ। ठीक है, ये रहा आपको शीतकालीन ओलंपिक 2026 का पदक तालिका पे पहले 10 राष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ समाप्त हुआ है। होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। और ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in पर पीडीएफ अपलोड हो जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।